यूक्रेन पर रूस के हमले का दूसरा साल शुरू हो चुका है और अब ऐसा लगता है कि इस युद्ध ने विकसित और विकासशाली देशों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। पश्चिमी देश यूक्रेन पर रूस के हमले को न केवल यूरोप पर हमला बता रहे हैं बल्कि इसे लोकतांत्रिक दुनिया पर आक्रमण बता रहे हैं, जबकि कई दूसरे विकासशील देश रूस और यूक्रेन के युद्ध को पूरी दुनिया के सिरदर्दी के तौर पर नहीं देखते हैं और ये देश इस जंग को मोटे तौर पर यूरोप की समस्या मानते हैं। और इसी बात से ये कहानी सामने आती है कि कहीं अमेरिका और यूरोप के दबदबे वाला समय खत्म तो नहीं हो रहा। क्यों अब नहीं रहा देशों को अमेरिका का डर? क्या आ गई है दूसरी विश्व शक्ति? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। पिछले साल स्लोवाकिया में सम्मेलन में शिरकत करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप से गुजारिश की थी कि वो इस मानसिकता से ऊपर उठे कि यूरोप की समस्या तो पूरी दुनिया का सरदर्द है मगर बाकी दुनिया की समस्याओं से यूरोप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं यूरोप और अमेरिका में विशेषज्ञ तर्क देते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इस जंग के लिए जवाबदेह बनाने से भारत और चीन के इनकार ने नियमों पर आधारित मौजूदा विश्व व्यवस्था के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। वो कहते हैं कि ज्यादातर विकासशाली देशों ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर बहुत सोची समझी न्यूट्रलिटी का रास्ता चुना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और स्टेबिलिटी के बजाय उनके अपना फायदा देखते हैं और गैर पश्चिमी देशों का यह रवैया आखिर में रूस को फायदा पहुंचाने वाला साबित हो रहा है। हालांकि यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत से बहुत पहले से ही मौजूदा व्यवस्था को चीन जैसी उभरती वैश्विक शक्तियों से चुनौती मिल रही थी और भारत जैसे देश ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर संयुक्त राष्ट्र जैसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में उभरती हुई ताकतों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं हो। दिलचस्प बात यह है कि विकासशाली देशों के जानकार ये मानते हैं कि अमेरिका की अगुवाई वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संकट से उभरते हुए देशों के लिए नए अवसर पैदा होंगे, खास तौर से चीन, भारत और दूसरे गैर पश्चिमी विकासशाली देशों के लिए। इन मौकों की मदद से ये विकासशाली देश विश्व व्यवस्था को एक नए स्वरूप में डाल सकेंगे। इन देशों में नई विश्व व्यवस्था की मांग करने वाली आवाजें बुलंद होती जा रही हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ऐलान किया था, मैं साफ तौर पर देख सकता हूँ कि कोरोना की महामारी के बाद हम बड़ी तेजी से एक नई विश्व व्यवस्था, एक नए समीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इतना अहम मोड़ है कि भारतीय के तौर पर हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। दुनिया के मुख्य मंच पर भारत की आवाज बुलंद और स्पष्ट रूप से सुनाई देनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए उभरते हुए देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद के नियमों और संस्थानों को सुधारने और पुनर्गठित करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर वो मौजूदा विश्व व्यवस्था की सत्ता में साझेदारी हासिल करना चाह रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं, क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध वाकई मौजूदा विश्व व्यवस्था के खात्मे का आगाज है? जब आप एक विश्व व्यवस्था कहते हैं तो दुनिया की कोई भी व्यवस्था संपूर्ण विश्व व्यवस्था नहीं है। हर वर्ल्ड वॉर एक पार्शियल वर्ल्ड वॉर है। दुनिया के मौजूदा नियम कायदे दूसरे विश्व युद्ध के विजेताओं ने तय किए थे। पश्चिम भी अपने आप में कभी एकजुट नहीं रहा है। आखिर रूस भी तो पश्चिम का ही एक हिस्सा है। मौजूदा विश्व व्यवस्था में कभी भी पूरा यूरोप शामिल नहीं रहा था। ये एक पार्शियल वर्ल्ड वॉर थी और ये जस की तस बनी रहेगी। इस वक्त आप जो कुछ देख रहे हैं वो असल में पुराने टकराव की उसी सिलसिले की एक नई कड़ी है, जिसे हम तीसरा विश्व युद्ध भी कह सकते हैं। शीत युद्ध असल में तीसरा विश्व युद्ध था। इसे तीसरा विश्व युद्ध कहा गया क्योंकि इसमें यूरोप ने कभी जंग नहीं लड़ी, लेकिन ये युद्ध वियतनाम में खूब लड़ा गया। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भी इस जंग के मैदान बने और अब ये जंग यूरोप लौट आई है। क्या मौजूदा विश्व व्यवस्था के बिखर जाने का खतरा है? अमेरिका का दबदबा केवल दो वजहों से है। पहला उसकी सेना और दूसरा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसका शानदार आविष्कार और तरक्की। अमेरिकी ताकत के ये दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं। बाकी बातें इन्हीं से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो उसकी फिल्में हो या मीडिया की सॉफ्ट पावर हो। चीन के अलावा आज बाकी दुनिया का सारा संचार और संवाद 5 अमेरिकी कंपनियों के कब्जे में है। आज यूक्रेन युद्ध वास्तव में कौन लड़ रहा है? यूक्रेन युद्ध में सबसे अहम किरदार एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट अदा कर रहे हैं। ये अमेरिकियों की तकनीकी तरक्की है, जिसके चलते अमेरिका ने अपने निजी क्षेत्र के जरिए भी उतनी ही उपलब्धियां हासिल की हैं जितनी अपनी सरकारी ताकत के दम पर पाई हैं। क्या एक नई विश्व व्यवस्था उभर रही है? अब जो असली व्यवस्था उभर रही है वो यूरेशिया विश्व व्यवस्था है। अगर आप इसमें रूस और चीन के जमीनी इलाके जोड़ दें तो इस वक्त सदी के सबसे अहम साझेदार बन रहे। तो ये जमीनी इलाका पोलैंड की सीमा से भारत तक फैला हुआ है। ये कई विश्व व्यवस्था है। इस विश्व व्यवस्था में आप मिडिल ईस्ट के साथी देशों के साथ ईरान और सीरिया को भी जोड़ सकते हैं। यूक्रेन युद्ध का खात्मा निश्चित रूप से दुनिया के सामरिक नक्शे को नए सिरे से बनाएगा। हमने पहले भी कहा है कि इस जंग का असर एशिया पर भी पड़ने वाला है। अगर ये युद्ध रूस के खिलाफ जाता है तो इसका नतीजा पूरे उत्तरी एशिया पर नजर आएगा। अगर जंग का फैसला रूस के हक में जाता है, वो अपने दम पर खड़े होने में सफल होता है और चीन के साथ अपने रिश्ते और मजबूत बना लेता है, तो हो सकता है कि एशिया के स्ट्रैटेजिक इक्वेशंस किसी
और दिशा में आगे बढ़ जाएं। हालांकि ये बड़े बदलाव होने के लिए उस धुरी को अपनी जगह बदलनी होगी जो पूरे माहौल को अपने काबू में रखती है। आमतौर पर ये बदलाव किसी युद्ध के बाद ही आते हैं। अब ये है तो अफसोस की बात, मगर विश्व व्यवस्था को बदलने के लिए बदकिस्मती से आपको एक बड़े युद्ध, एक व्यापक संघर्ष की दरकार होगी। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये जंग तोपखानों की टक्कर की शक्ल में ही हो। ये युद्ध एक साथ कई मोर्चों पर लड़ा जाएगा, जैसे कि ये जंग आसमान या अंतरिक्ष में लड़ी जा सकती है, संचार की दुनिया में हो सकती है, ये जंग अर्थव्यवस्था, व्यापार या फिर दुनिया में डॉलर के दबदबे के खिलाफ लड़ी जा सकती है। अब इसके बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है कि क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी? मौजूदा विश्व व्यवस्था के खिलाफ शिकायतों का एक इतिहास है। इसकी बड़ी वजह संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की बनावट भी है। आखिर 5 देशों को ही वोट का अधिकार क्यों मिलना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र दुनिया के नए आर्थिक बदलावों और उन देशों के स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस की नुमाइंदगी नहीं करता जो उपनिवेशवाद के बाद दुनिया में उभरे हैं। खास तौर से भारत की नुमाइंदगी। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाना आगे बढ़ने का एक रास्ता हो सकता है। किसी न किसी तरह की नई व्यवस्था तो बनानी ही होगी, क्योंकि जब एक सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं होगा तब तक उस विश्व व्यवस्था को चुनौती मिलती रहेगी जिसे आप अमेरिका की नेतृत्व वाली दुनिया कहते हैं। भारत और चीन दोनों देश दुनिया की प्रमुख ताकतें हैं। अब दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि ये 1946 नहीं है, लेकिन चीन का मामला अलग है, क्योंकि चीन तो सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है। एक तरह से देखें तो चीन की मौजूदगी उसकी ताकत की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि अभी हाल के वर्षों तक, अभी पिछली सदी के आखिर तक चीन के पास ना तो आज जैसी आर्थिक शक्ति थी और न ही सियासी प्रभाव था। लेकिन चीन ने भी अमेरिका के दबदबे को मानने से इनकार कर दिया था। क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध से सच में मौजूदा विश्व व्यवस्था के खत्म होने की शुरुआत हो गई है? यूरोप सोचता है कि वो अमेरिका के साथ इस ब्रह्मांड का केंद्र है और ये युद्ध एक निर्णायक मोड़ है, लेकिन ये कोई अहम मोड़ नहीं है, ये एक गैर जरूरी जंग है। लेकिन जब आप इसकी तुलना इराक या अफगानिस्तान पर थोपे गए युद्धों से करते हैं तो ये बहुत छोटी सी लड़ाई लगती है। ये बात आपको इन युद्धों में मारे गए लोगों की तादाद से समझ आ जाती है। भारत के विदेश मंत्री बार बार कहते रहे कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन अपनी जनता के हितों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर रूस से सस्ता तेल मिलता है तो हम उसे खरीदेंगे। रूस से जितना तेल यूरोप खरीदता है उसकी तुलना में भारत तो बहुत मामूली मात्रा में तेल खरीदता है। अगर ये युद्ध एक निर्णायक मोड़ है तो ये 2 तरह से है। पहले तो ये कि दुनिया अब इस झूठ से वाकिफ हो गई है कि युद्ध हमेशा पश्चिमी देशों के हितों की वजह से नहीं शुरू होते। दूसरा ये कि डॉलर के दबदबे पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो असल बदलाव ये है, हमें लगता है कि पश्चिमी देशों के पाखंड का पर्दाफाश हो गया है। उपनिवेशवाद के बाद के दौर में डिप्लोमेट्स को समझना होगा कि उन्हें सत्ता बाकी दुनिया से साझा करनी होगी। ये बात स्वीकार कर पाने में उनकी नाकामी ही उनके पतन का कारण बनेगी। और बदकिस्मती से ये सोच सदियों के दबदबे और खुद को बेहतर समझने की उस सोच का नतीजा है, जिसे अब उदारवाद का मुखौटा पहना दिया गया है। लेकिन अब ये मुखौटा उतार दिया गया। क्या मौजूदा विश्व व्यवस्था के बिखर जाने का खतरा है? शायद ये कहना जल्दबाजी होगी कि इस पर बिखरने का खतरा मंडरा रहा है और इसको बदलने की जरूरत है। आपने दूसरे विश्व युद्ध की शक्ल में एक महायुद्ध को जन्म दिया। इसके बाद आपने शांति की व्यू रचना की और ये ढांचा, ये विश्व व्यवस्था खड़ी की। इसके बाद आपने समृद्धि की एक दौर की शुरुआत की जिसमें उपनिवेशों का खात्मा हुआ। और अब सबसे पहले हम, बाकी बाद में, कि जिस सोच की बुनियाद पर यह ढांचा खड़ा किया गया वो बना नहीं रह सकता है। भारत, चीन और दूसरे विकासशील देश एक अलग विश्व व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात को लेकर भी सावधान रहना होगा कि लोग एशियाई सदी चाहते हैं। शायद एशियाई सदी का विचार ही तबाही लाने वाला है, क्योंकि एशियाई सदी ठीक वैसी ही सोच है जो विकसित ताकतों की थी। दुनिया ने 9 साल तक ब्रिटिश सेंचुरी का और उसके बाद हमने अमेरिकी सदी को भुगता और अब हम एशियाई सदी चाहते हैं। इस तरह तो हम दुनिया को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े और विशाल हैं। क्या एक नई विश्व व्यवस्था उभर रही है? विकासशील देश सुधार चाहते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नियमों पर आधारित व्यवस्था पूरी तरह बेकार है। मिसाल के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में भारत को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। चीन को चाहिए कि वो भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखे। आप सुरक्षा परिषद में भारत को ले आएं और फिर आप अफ्रीकी संघ को भी शामिल करें, यानी आप इसके साथ स्थायी सदस्य या P7 बनाएं। ऐसे बहुत से वैश्विक संगठन हैं जिसमें सुधार लाने की जरूरत है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन में हर देश की अपनी राजनीतिक व्यवस्था होती है और वहाँ जबरदस्ती लोकतंत्र को बढ़ावा देना या थोपना अच्छा नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सबसे लोकप्रिय है और उसकी लोकप्रियता पश्चिमी देशों के किसी भी सियासी दल से कहीं ज्यादा है। उन्हें पता है कि उन्हें अपनी जनता को वो सुविधाएं देनी होंगी जिसे वो बुनियादी अधिकार कहते हैं। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य की सुविधा, मकान, नौकरियां वगैरह।
वो प्रदर्शन करने और इमारतें जलाकर खाक करने का अधिकार नहीं देने वाले हैं। चीन की हुकूमत इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि भारत की आबादी 1.5 अरब के करीब पहुंच रही है। तो हमारी नजर में भारत के लिए चुनौती ये है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में ये अधिकार कैसे दे पाएगा। ये काम बहुत मुश्किल है। अब अमेरिकी लोकतंत्र को देखिए, जहाँ लोग कहते हैं कि वो अपने पास हथियार रखेंगे, चाहे वो जितने लोगों को गोली मार दें, क्योंकि वो एक महान लोकतांत्रिक देश है और उन्हें बंदूक रखने का पूरा अधिकार है। अब देखिए, मौजूदा व्यवस्था ना तो अंतर्राष्ट्रीय है और ना ही व्यवस्थित है। ये तो दूसरे विश्व युद्ध के विजेताओं के लिए रची गई अमेरिका पर केंद्रित व्यवस्था थी। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस वक्त एक और अमेरिका की अगुवाई वाली विश्व व्यवस्था और दूसरी तरफ चीन, मध्य एशियाई देशों रूस और तुर्की वगैरह की अगुवाई वाली व्यवस्था के बीच से कोई जियोपॉलिटिकल व्यवस्था उभर रही है। दोनों के बीच वो दरार स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पहले तो इस युद्ध के बाद रूस बेहद कमजोर हो जाएगा और दूसरा, चीन इतना मूर्ख नहीं है कि वो पूरी तरह रूस के साथ हो जाए। यही वजह है कि चीन बहुत फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। मध्य पूर्व दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जिसने अभी ये फैसला नहीं किया है कि वो किस ओर जाएगा। चीन और भारत को एक ही खांचे में नहीं चाहिए। वो देश अब तीसरी दुनिया नहीं रहे, जिन्हें पहले तीसरी दुनिया के देश कहा जाता था। उस जुमले की उपयोगिता अब खत्म हो चुकी है। चीन बहुत आगे निकल चुका है। आज चीन 18 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। उसका रहन सहन बहुत ऊपर जा चुका है। भारत तो दिल ही दिल लंबे समय से इस विश्व व्यवस्था को लेकर चिंतित या नाखुश रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो इसे बदल डालने की ख्वाहिश रखता है। सच तो ये है कि भारत 1947 से ही इसी सोच के साथ आगे बढ़ा है। मिसाल के तौर पर जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनी, या फिर परमाणु हथियारों की बात करें, तो जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात है, उसे लेकर भारत का रवैया हमेशा से ही एंटी स्टेब्लिशमेंट रहा है। हालांकि ये भी विडंबना ही है कि भारत बहुत ही स्टेटस क्विस्ट देश है। भारत बदल डालने वाली जुबान इस्तेमाल तो करता है, लेकिन अपने बर्ताव में ऐसा नहीं है। भारत विश्व व्यवस्था के खिलाफ बात जरूर करता है, लेकिन वो इस व्यवस्था को बदलने के लिए पूरी ताकत से कोशिश नहीं करता। आज ये बात होती ही है कि सुरक्षा परिषद में पर्याप्त नुमाइंदगी नहीं है और ये भेदभाव से भरी है। लेकिन कल को जब आप भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बना देंगे तो वो इससे खुश हो जाएगा। भारत बदलाव लाने की बोली इसलिए बोलता है क्योंकि वो विश्व व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहता है। आप इस बात को ऐसा समझिए, भारत मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को पसंद नहीं करता क्योंकि वो मौजूदा विश्व व्यवस्था में एक भागीदार नहीं है। अगर भारत को इसमें शामिल कर लिया जाए तो फिर उससे इसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। भारत को लगता है कि आज उसकी ताकत बढ़ गई है, उसकी जीडीपी बढ़ गई है, उसकी सेना की शक्ति बढ़ गई है। अब वो एटमी राष्ट्र है। अब उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन विश्व व्यवस्था में उसकी हैसियत उसकी इस प्रगति के अनुरूप नहीं बढ़ेगी। समस्या यही है। नई विश्व व्यवस्था, रूस से दूर जाने का भारत का सफर शुरू हो चुका है। भारत के अमेरिका और पश्चिमी देशों के करीब जाने का सिलसिला तो पहले से ही शुरू हो चुका था। अमेरिका के जितना करीब आज भारत है, उतना पहले कभी नहीं रहा था। तो ये तो बस वक्त की बात है कि भारत पश्चिमी देशों और अपने पश्चिमी साथियों के और करीब हो जाएगा। हमें लगता है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को इस क्षेत्र में एक साझेदार के तौर पर भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को उस क्षेत्र या अन्य इलाकों में उनके करीब जाने की दरकार है। हमें लगता है कि भारत और पश्चिमी देशों और अमेरिका के हित कहीं न कहीं आपस में मिलते हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। ये तो मुख्य रूप से चीन की वजह से है। कई मामलों में भारत के अमेरिका विरोध में ये कमी पिछले 15-20 वर्षों में चीन के उभार से जुड़ी हुई है। तो पिछले लगभग 20 वर्षों में उस दिशा में बहुत प्रगति हुई है और चीन बहुत बड़ा कारण है जिसने भारत को उस दिशा में धकेला है। तो चीन की ताकत में जितना इजाफा होगा, भारत उतना ही पश्चिमी देशों के पाले में जाएगा। आज चीन जिस तरह से इस क्षेत्र और बाकी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने वाली नीति पर जोर दे रहा है, उससे ये बात और भी साफ हो जाती है। जिस तरह चीन ने अपनी फौजी ताकत बढ़ाई है और जिस तरह वो अलग अलग मंचों पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है, चीन पूरी दुनिया में अलायंस बना रहा है या फिर दोस्तियां गांठ रहा है, ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि चीन अमेरिका की अगुवाई वाली यूनिपोलर विश्व व्यवस्था से खुश नहीं है और वो इसे चुनौती देना चाहता है। वो एक वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि आगे चलकर विश्व व्यवस्था को किसी न किसी तरह से बदलना ही होगा। ये भी संभव है कि इस व्यवस्था को चीन से मिल रही चुनौती का फायदा भारत जैसे देश को मिल जाए। चीन मौजूदा विश्व व्यवस्था को जितनी तगड़ी चुनौती देगा, पश्चिमी देश उतनी ही शिद्दत से भारत से नजदीकियां बढ़ाना चाहेंगे। भारत की शिकायतें दूर करके उसे किसी न किसी तरह से इस व्यवस्था में साझेदार बनना चाहेंगे। तो ये तो भारत के लिए अच्छी खबर है कि आज से 10-15 साल बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। हमें लगता है कि इसमें बदलाव होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।